हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसको बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से समझिए। तो देखिए, पहले स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है क्या, है ना। किसको कहेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व? तो जब किसी बॉडी पे हम कोई फोर्स लगाएंगे, है ना, तो क्या होगा, उसमें कुछ स्ट्रेस डेवलप होगा। और उस स्ट्रेस के कारण क्या होगा, जब कोई फोर्स लगा रहे हैं या कोई लोड एक्ट हो रहा है, तो क्या होगा, उसमें डिफॉर्मेशन होगा। तो वो जो डिफॉर्मेशन है यानी स्ट्रेन, तो जो उस स्ट्रेस और जो स्ट्रेन के बीच का जो रिलेशनशिप है, उसके उसको इंडिकेट करने के लिए जो ग्राफ तैयार करेंगे, तो वही स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ना। और इसको हम तैयार, इस ग्राफ को बनाएंगे कैसे, मतलब कैसे होता है ग्राफ, कैसे रेडी होता है। तो क्या है, जब हम किसी मटेरियल का कोई सैंपल लेते हैं, यानी कोई स्पेसिमेन, जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एक डक्टाइल मटेरियल का एग्जांपल लिए और एक ब्रिटल मटेरियल का, है ना। तो इसको क्या करते हैं हम, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन में इस स्पेसिमेन को लगाते हैं, है ना। तो जो दोनों का जो रिजल्ट मिलता है, यानी कि जैसे जैसे हम लोड ग्रेजुअली धीरे धीरे लोड बढ़ाते चल जाएंगे, तो जैसे जैसे लोड बढ़ेगा, तो उस अनुसार से उसके बिहेवियर को, यानी कैस कितना उसमें स्ट्रेन हो रहा है, क्या स्ट्रेस हो रहा है, तो उस अनुसार से हम इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक कोई डक्टाइल मटेरियल का एग्जांपल लेते हैं, है ना। तो चलिए, ये देखिए, ये क्या है, डक्टाइल मटेरियल, है ना। तो एक ऐसा सैंपल हम बना लिए, उसको क्या करेंगे, टेंसाइल टेस्टिंग मशीन में एक छोर में उसको फिट करेंगे और दूसरा छोर में लोड लगाएंगे, है ना। लोड लगेगा उसमें, यानी कि फोर्स एक्ट होगा। ग्रेजुअली धीरे धीरे फोर्स बढ़ते चल जाएगा। ठीक है। तो फोर्स बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, वो धीरे धीरे, जब डक्टाइल मटेरियल है तो क्या होगा, वो अचानक से नहीं टूटेगा। वो क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, फैलते फैलते, हल्का सा यहाँ नेक फॉर्मेशन, यानी कि देखिएगा आप, जब कुछ कोई मटेरियल जब खिंचाता है तो क्या होगा, उसका एंड में हल्का सा पतला जैसा पोजीशन आ जाता है, उसके बाद वो टूटता है। इसको बोलते हैं नेकिंग। यानी इस तरह से ये करते हुए, यानी ये क्या होगा, अचानक से नहीं टूटेगा, ये धीरे धीरे डिफॉर्म होगा, यानी कि थोड़ा सा इसका लेंथ बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते इस एंड में यहाँ पे जो है ये नेकिंग हो जाएगा, यानी कि बहुत कम इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बचेगा, और उसके बाद ये फाइनली फेल्यूर हो जाएगा, यानी टूट जाएगा। ठीक है। जबकि ठीक इसके अपोजिट है, जब कोई ब्रिटल मटेरियल में फोर्स अप्लाई होता है तो क्या होगा, वो बिल्कुल भी डिफॉर्म नहीं होगा, यानी कि जरा सा भी उसका लेंथ वगैरह नहीं बढ़ेगा, वो डायरेक्ट टूट जाएगा, है ना। वो बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा। ठीक है। यानी जस्ट टूट गया बीच में। तो देखिए, अब जब इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जब बनाएंगे तो कैसे प्लॉटिंग होता है, सो देखिए, जैसे स्ट्रेस डेवलप होगा, जब हम उसमें फोर्स लगेगा, फोर्स जब भी एक्ट होगा तो उसमें स्ट्रेस डेवलप होगा, क्योंकि फोर्स के अपोजिट में एक उसका जो बॉडी का जो इंटरनल फोर्स है वो काम करेगा, उसी को रेसिस्टिव फोर्स को बोलते हैं स्ट्रेस। तो स्ट्रेस लग रहा है, तो क्या होगा कि सबसे पहले ये बॉडी क्या होगा कि जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ेगा, और ये क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक पोजीशन ऐसा है जिसे देखिए, ये पोजीशन जो ए है ना, ए पोजीशन ए अप टू दिस पोजीशन, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। इसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट। मतलब क्या हुआ कि जब स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा, और ये बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अप टू पॉइंट ए क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा उसी टर्म में, यानी जो जितना स्ट्रेस बढ़ेगा उतना ही स्ट्रेन बढ़ेगा इस टर्म में। तो ये क्या है, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप टू पॉइंट ए, और इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। ये भी इलास्टिक लिमिट ही है, इलास्टिक है, यानी कि इलास्टिक रीजन के अंदर आता है। यानी यहाँ तक यदि हम कोई फोर्स लगा रहे हैं तो जैसे हम फोर्स हटाएंगे ये दोबारा अपने पोजीशन में वापस आ जाएगा, है ना। लेकिन क्या होगा, ये बिल्कुल प्रोपोर्शनल है। इससे ठीक जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते नहीं, बिल्कुल नेक्स्ट, तो क्या होगा, वो इलास्टिक लिमिट उसको बोलते हैं। इलास्टिक लिमिट मतलब क्या हुआ, ये स्ट्रेस का मैक्सिमम पॉइंट, है ना, कि जहाँ तक हमारा जो है बॉडी इलास्टिक बिहेवियर दिखाएगा। यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेस वैल्यू वेयर मटेरियल विल शो, है ना, इलास्टिक बिहेवियर। यानी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, परमानेंट डिफॉर्मेशन के पहले का ठीक ये पॉइंट, है ना। तो ये क्या होता है, ये भी इलास्टिक लिमिट है, ये भी इलास्टिक, लेकिन ये क्या है, प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मीन्स इसी टर्म में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ये क्या है, हल्का स्लाइटली कर्व होगा, यानी कि ये स्ट्रेस के तुलना में स्ट्रेन
बिल्कुल थोड़ा तेज़ी से यहाँ पर बढ़ेगा, यानी कि जितना स्ट्रेस बढ़ेगा उसके तुलना में स्ट्रेन थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन फिर भी अभी ये इलास्टिक लिमिट में है, यानी कि यहाँ तक जो बॉडी है अप टू बी पॉइंट तक यदि हम फोर्स लग रहा है तो यहाँ जैसे हम फोर्स हटाएंगे, यानी जैसे हम टेंसाइल टेस्ट बंद कर देंगे यदि पॉइंट बी तक, तो ये दोबारा से फिर से अपना पोजीशन में ही आ जाएगा, बिल्कुल भी इसमें कोई शेप साइज कुछ भी बदलेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये हो गया इलास्टिक लिमिट, है ना। तो ये हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेस से स्ट्रेन, बिल्कुल, और ये प्रोपोर्शनल लिमिट तक, ठीक है, ये जो होता है हमारा हुक्स लॉ, यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, यंग्स मॉडुलस। ठीक है, ये जो है लीनियर कर्व। ठीक है, तो ये हो गया इस तरह से प्रोपोर्शनल लिमिट, और उसके बाद हमारा हो गया ये इलास्टिक लिमिट। ठीक है, ये दोनों पॉइंट अप टू बी पॉइंट जब हम फोर्स लगा रहे हैं और जैसे ही फोर्स हटा देते हैं, है ना, उसी समय ये बॉडी फिर से अपना पुराना पोजीशन में, यानी कि पुराना सेफ पोजीशन में अपना आ जाएगा। ठीक है, इसलिए अप टू बी पॉइंट को हम लोग इलास्टिक रीजन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ बॉडी जो है डिफॉर्म नहीं हुआ है अभी तक, है ना, ये जैसे डिफॉर्म हुआ लेकिन जैसे ही छोड़ेंगे वो परमानेंट डिफॉर्मेशन है, बिल्कुल टेम्पोररी डिफॉर्मेशन। उसके बाद क्या होगा, अब जब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जैसे इससे बिल्कुल नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं यील्ड पॉइंट। इसमें यील्ड पॉइंट में क्या है, अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट। तो देखिए पहले समझिए सी को यील्ड पॉइंट क्या है। तो सी क्या है, यील्ड पॉइंट, यानी इसमें क्या हुआ, ये बिल्कुल इंड, यानी कि जैसे हम इंड हुआ इलास्टिक रीजन का, और उसके बाद ये बिल्कुल स्टार्ट हुआ हमारा यहाँ से बिल्कुल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इस यील्ड पॉइंट से स्टार्ट होता है। यानी कि यहाँ के बाद यदि हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि इसमें इस जैसे ही क्रॉस किए, तो क्या होता है कि ये फिर बॉडी अपने जो है पुराने पोजीशन में नहीं आ पाएगा, यानी ये प्लास्टिकली डिफॉर्म यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक्चुअली बोलते हैं 0.2% प्लास्टिक स्ट्रेन पॉइंट भी इसको बोला जाता है ना। ये जो पॉइंट हमारा है इसको आप इंडिकेट कीजिएगा। तो ये जो होता है ये वैल्यू 0.2% है ना, प्लास्टिक स्ट्रेन पॉइंट भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, यील्ड पॉइंट से ये बिल्कुल यहाँ से प्लास्टिकली ये डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, है ना, इसी पॉइंट से। उसके बाद डिफॉर्मेशन स्टार्ट होने का मतलब हुआ कि जो उसका क्रिस्टल है ना वो बिल्कुल डिफॉर्म, यानी कि क्या होता है, स्लिप मैकेनिज्म के जरिए, यानी जो उसका बॉडी का जो एटम्स है वो क्या हुआ, वो स्लिप हुआ, यानी कि आपस में जो उसका बॉन्डिंग है वो अब टूट गया, है ना। तो उसके कारण क्या होता है, जब एक बार टूट गया तो अब क्या होगा कि कम स्ट्रेस में, यानी कि स्ट्रेस डेवलप, जब भी डिफॉर्मेशन किया अब स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, विदाउट स्ट्रेस ही वो जो है डिफॉर्म करेगा। तो क्या होता है यहाँ से, तो इसलिए जो C to D है, देखिए यहाँ पर स्ट्रेन, यानी कि इसका लेंथ डिफॉर्मेशन तो हुआ, लेकिन क्या होता है, स्ट्रेस डाउन हो जाता है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी का जो है वो स्लिप मैकेनिज्म, उसका जो बॉडी का जो है एटम्स है वो टूट चुका है, वो अपने जगह से हिल चुका है। तो उस कारण से क्या होता है, अब विदाउट स्ट्रेस ही जो है उसमें डिफॉर्मेशन हो गई है इस D पॉइंट तक। ठीक है, तो इसलिए इसको D को जो बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। ठीक है, ये लोअर यील्ड पॉइंट, ये जो है अपर यील्ड पॉइंट। तो इस तरह से ये लोअर जो यील्ड पॉइंट है, तो ये क्या हुआ, ये परमानेंट डिफॉर्मेशन, यानी कि इस पॉइंट्स पे, ये जो बी के बाद जो हमारा जो पॉइंट्स आ रहा है, यानी कि जो सी डी जो पॉइंट्स हुआ, ये बिल्कुल परमानेंट डिफॉर्मेशन का रेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पे बॉडी जो है प्लास्टिकली डिफॉर्म कर रहा है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन परमानेंट डिफॉर्मेशन, यानी कि इसके बाद से यदि हम लोड या फोर्स जो भी उसको यदि हटाएंगे तो वो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि देखिए ये चूंकि अब यहाँ प्लास्टिकली डिफॉर्म हो गया है ना, ये जो है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन लिखा हुआ है, तो प्लास्टिकली डिफॉर्म हुआ तो क्या होगा, अब ये चूंकि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, इलास्टिक से प्लास्टिक यानी परमानेंटली डिफॉर्म हुआ, तो क्या हुआ, इसका क्रिस्टल बिल्कुल चेंज हो गया, है ना, स्लिप मैकेनिज्म के जरिए इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर था वो पूरी तरह से अब चेंज हो गया। तो चेंज होने के कारण क्या होता है, ये यहाँ पूरी तरह से ये अब मटेरियल हार्ड हो जाता है, फुली हार्ड, है ना। उसके बाद क्या है, अब यदि हमको इसको फर्दर यदि डिफॉर्मेशन चाहिए, यानी कि इसको यदि हमको लेंथ बढ़ाना यानी कि डिफॉर्म करवाना है, तो क्या होगा, अब इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लगेगा। तो वो जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस यानी मोर स्ट्रेस, है ना,
तो उसको कहते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। तो ये जो रीजन है हमारा वो होता है हमारा स्ट्रेन हार्डनिंग। यानी कि क्या हुआ कि जब हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हमारा स्टार्ट हो गया वो लोअर अपर यील्ड पॉइंट से लेकर लोअर यील्ड पॉइंट तक, अब यदि हम फर्दर डिफॉर्मेशन चाहते हैं तो उसके लिए क्या होगा कि अब हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की ज़रूरत है, और उसी को हम लोग बोलेंगे स्ट्रेन हार्डनिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, तो ये हुआ। अभी क्या है इसमें फर्दर जब हम स्ट्रेस लगा रहे हैं, यानी कि अब क्या होगा स्ट्रेस ज़्यादा लगेगा। तो देखिए इस तरह से स्ट्रेस हमारा बढ़ रहा है यहाँ पर, स्ट्रेन हार्डनिंग है, बताए ना, क्योंकि यहाँ पे अब ये हार्डर हो जाता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज होने के कारण मटेरियल हार्ड हो गया। तो इसको जब हमको फर्दर डिफॉर्मेशन चाहिए तो इसमें ज़्यादा स्ट्रेस लगेगा। तो इसलिए अब देखिए यहाँ पर स्ट्रेस जो है ग्रेजुअली बढ़ता है ना। और बढ़ने के बाद ये हमारा ई क्या है, ई अल्टीमेट पॉइंट, ये जो है अल्टीमेट पॉइंट, यानी कि ये मैक्सिमम पॉइंट है हमारा स्ट्रेस का। ठीक है, यहाँ तक ही ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस लगेगा, यहाँ नहीं, यहाँ तक ही ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। ठीक है, डी से ई तक, यानी कि इस जो ई तक अप टू ई रीजन है ये हमारा प्लास्टिक रीजन है, यानी यहाँ तक जो है हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस वैल्यू रहेगा और यहीं तक हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ, मीन्स मैक्सिमम स्ट्रेस जितना कि हमारा इस मटेरियल है वो बर्दाश्त कर सके, जितना ये विथस्टैंड कर सके वही बोलेंगे अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अब इसके बाद यदि हम फर्दर लगाते हैं, यानी कि फर्दर जब होता है तो क्या होगा, ये मटेरियल अब क्या होगा, ये आगे मतलब अब फेल्यूर की तरफ बढ़ेगा, है ना। तो इसलिए ये जो हमारा ई टू एफ जोन है यही है हमारा नेकिंग जोन। ठीक है, यानी अब ये मटेरियल अब टूटने वाला है, तो ये जो होता है नेकिंग, यानी कि यहाँ से क्या हो रहा है हमारा, ये नेकिंग जोन कहलाता है ना। यानी अब ये मटेरियल बिल्कुल फेल होने वाला है। तो ई टू एफ जो होता है नेकिंग होता है, और एफ में फाइनली ये फ्रैक्चर कर जाता है, यानी टूट जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा जो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है ये डक्टाइल मटेरियल के लिए देखिए क्लियर हुआ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इसमें सारा पॉइंट्स आपका क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद देखिए क्या है, ये हमारा डक्टाइल, लेकिन जब हमारा ब्रिटल मटेरियल के लेंगे ये कंडीशन तो क्या होगा, इसमें कुछ नहीं, क्योंकि ये यदि हम इसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे तो ये क्या होगा, यहाँ जाने के साथ ही जैसे आगे बढ़ेगा ये ब्रेक कर जाएगा, यहीं पे टूट जाएगा। यानी कि अप टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन तक तो चलो ठीक है, लेकिन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होता है ब्रिटल मटेरियल में, है ना। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होता है इसमें, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये नहीं होता है, इसलिए क्या होता है इलास्टिक के बाद ये तुरंत जो है ब्रेक कर जाता है ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, तो इसमें जो है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बस इतना ही, यानी कि इलास्टिक रीजन तक, जैसे इलास्टिक से आगे बढ़ेंगे वो टूट जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इस तरह से आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।